इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब भी कोई नया यूनिट हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये यूनिट का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, जैसे आप फाइनल अकाउंट पढ़े थे सेमेस्टर 1 में, तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंपनी ने पूरे 1 साल में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया है उसका सिस्टमेटिकली एक रिकॉर्ड रख के फिर कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है वो जानना, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो जानना, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करना है, तो उसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न तो होना चाहिए। जब भी कोई नया यूनिट पढ़ो तो ऐसे सोचो कि सर ये यूनिट पढ़ने के पीछे हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। देयर आफ्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने पढ़ा होगा, आपको शायद याद होगा 11th-12th का, तो एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। टोटल 3 टाइप्स की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो वो एक्टिविटीज के मीनिंग और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज में आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज फॉर्मेट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो किसके रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड है। जैसे फाइनल अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फिक्स होता है कि इसी फॉर्मेट में सभी कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। उसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी एक फिक्स फॉर्मेट रहता है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में सजेस्ट किया है, और यही कंपलसरी हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वो फॉर्मेट भी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये स्टूडेंट सारा पोर्शन क्या था, थियरी रिलेटेड, पर इम्पोर्टेंट इसलिए कि एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले अगर ये आपको नहीं पता होगा तो एग्जाम्पल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगा, या फिर सॉल्व तो कर लोगे पर आपको पता नहीं चलेगा कि सॉल्व किस तरह से हुआ, फिर आपको रटना पड़ेगा वहाँ। तो दैट इज बेसिक जो 5 पॉइंट है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं, वेट, देखो ये रहा। फर्स्ट पॉइंट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज ए, इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर ही क्यों कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर किए सेमेस्टर 1 में, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, जिसके बेस पे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी का रिजल्ट क्या है, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इंकर किया वो जानना, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का बेस क्या है कि कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटीज की सिचुएशन क्या है एट द एंड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, या फिर बोल सकते हो कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो उसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का भी कोई ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो दो बातें आप देख पा रहे हो, टोटल जो स्लाइड वो मैंने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है यहाँ पे, दैट इज व्हेन ऑल द ट्रांजेक्शन आर कैश ट्रांजेक्शन, व्हेन ऑल द ट्रांजेक्शन आर नॉट कैश ट्रांजेक्शन। तो नॉर्मली देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे मैंने लिखा है, उसमें आप लेफ्ट डेबिट साइड देखो परचेज, वेज, रेंट, स्टेशनरी, नॉर्मली जो हम एक्सपेंस लिखते हैं वही है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड देखो सिर्फ मैंने सेल्स लिखा है, तो 50,000 का सेल्स किया, फिर डेबिट साइड 50,000 लिखे और उसमें से सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए, लाइक 15,000, 10,000, 500, 2,500, तब जाके हमारा प्रॉफिट कितना है वहाँ पे, दैट इज 22,000। अब ऊपर टाइटल देखो क्या है, व्हेन ऑल द ट्रांजेक्शन आर कैश ट्रांजेक्शन। तो अगर सारे ट्रांजेक्शन आप, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर आप कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करके ऑपरेट करते हो तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सारा आप जो ट्रांजेक्शन करो वो कैश में ही करो। ओके, कि आपको कुछ क्रेडिट सेल्स भी करना पड़ेगा, कुछ एक्सपेंस आपके आउटस्टैंडिंग भी रह सकते हैं, कुछ इनकम आपकी एक्रूड तो होगी पर रिसीव नहीं की होगी, ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज है। पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर दो पार्ट में हमने क्लासीफाई किया है कि प्रैक्टिकली जो लेफ्ट वाली सिचुएशन है वो पॉसिबल ही नहीं। तो अगर इन केस हम एज्यूम कर लें कि जितने भी ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन हो, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है यहाँ पे देखो, दैट इज कितना प्रॉफिट वहाँ पे 22,000। तो वो 22,000 आपके पास कैश फॉर्म में ही होंगे। वन सेकेंड आई रिपीट, ध्यान से सुनना कि अगर बिजनेस में जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हो वो सारे अगर कैश में आप करते हो, कैश में इम्प्लीमेंट करते हो, परफॉर्म करते हो, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो प्रॉफिट आएगा आपके पास वो भी किस फॉर्म में होगा,
22,000 रुपीज़ कैश फॉर्म में अवेलेबल होगा। क्यों? बिकॉज सारे ट्रांजेक्शन तो आपने कैश में किए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। मतलब आपके कंपनी में जो कैश होगा वही आपका क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बन जाएगा। मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। तो आपकी लिक्विडिटी, और यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक लिक्विडिटी लिखा है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। नेट प्रॉफिट के नीचे जो ये वाला अमाउंट है उसमें क्या लिखना था, प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इक्वल हो जाएगी। लिक्विडिटी मतलब आपके पास कैश कितना पड़ा है, दैट इज लिक्विडिटी, तो वो 22,000। नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी, 22,000। तो क्या हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन ऑल द ट्रांजेक्शंस आर कैश ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो सारे कैश ट्रांजेक्शन है, तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी में क्या होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। जो आपने ड्यूरिंग द प्रॉफिट अर्न किया है इतना ही कैश, सेम अमाउंट में उतना ही कैश आपके पास अवेलेबल होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ओके, अभी राइट साइड देखो, वेट देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में क्या होता है, व्हेन ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट कैश ट्रांजेक्शन। तो नॉर्मली आपको पता है कि सारे ट्रांजेक्शन हम कैश में परफॉर्म नहीं कर सकते, ओके, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो उसमें मैंने कुछ कैश ट्रांजेक्शन और नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी ऐड किए। कौन कौन से देखो अभी देखते हैं यहाँ पे। इट इज़ ये वाला देखो, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स 40,000 का किया। ठीक, उसके बाद अगर आप डेबिट साइड देखो तो चलो मान लेते कि परचेज एंड वेज है वो हमने कैश पेमेंट कर दिया है। और उसके बाद देखो डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन तो कैश में पेमेंट होता ही नहीं, ठीक है, वो एज ए एक्सपेंस लिखते हो। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो प्लांट को सेल करने से लॉस हुआ है तो वो भी हम कैश में पे नहीं करते। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा आपका कि लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी सेम नहीं होगा। दैट इज यहाँ पे जो सेम था देखो, वो यहाँ पे क्या होगा, सेम नहीं होगा। क्या लिखा देखो, कैश फ्रॉम ऑपरेशन और नेट प्रॉफिट दोनों अलग अलग आपका आएगा। तो देखो नेट प्रॉफिट आपको कितना बता रहा है, 22,000, और कैश आपके पास कितना होगा, देखो माइनस में चला गया 15,000 कैश है। तो किस तरह से कैलकुलेशन किया हमने, देखो नेट प्रॉफिट 22,000 था जो कि हमारे पास कैश में ही होता अगर सारे ट्रांजेक्शन कैश में होते। पर जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है वो सारे हम ऐड कर दे, क्यों, बिकॉज प्रॉफिट में से वो अमाउंट गया ही नहीं। तो प्रॉफिट में से हम कैश को कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं कि जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है देखो 500 2,500 इस साइड जो प्रॉफिट में से माइनस हुए थे, ठीक है, वो हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए वापस, बिकॉज वो कैश तो गया ही नहीं कंपनी के बाहर। और जो कैश कंपनी में आया ही नहीं, दैट इज क्रेडिट सेल्स, ओके, 40,000, तो वो कैश हमने पे किया ही नहीं, तो वो हमने क्या कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया, मतलब आया ही नहीं। वो क्रेडिट सेल्स करके वो पैसे हमारे पास आए ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब देखो कि नेट प्रॉफिट अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना शो कर रहा है, 22,000, पर आपके पास तो पैसे तो कैश फॉर्म में 15,000 माइनस चल रहे हो आप। तो मतलब लिक्विडिटी आपके पास नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो देख के आप बता सकते हो कि चलो कंपनी अच्छी पोजीशन में 22,000 प्रॉफिट है। ओके, पर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 22,000 में से 10,000 मुझे पे करने अभी क्रेडिटर्स को, या फिर सैलरी पे करनी है, तो आप देखो कि प्रॉफिट तो 22,000 है पर कैश तो अभी माइनस में चल रहे, तो पैसे कहाँ से पे करेंगे, सैलरी कहाँ से पे करेंगे। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए क्या जरूरी है यहाँ पे कि जितना प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है उतना ही जरूरी क्या उनके लिए कि वो प्रॉफिट में से मेजोरिटी पोर्शन कैश फॉर्म में भी तो होना चाहिए। कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं 1 लाख प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ पर मेरे पास वो 1 लाख प्रॉफिट का कैश पोर्शन सिर्फ फॉर 10,000 ही है, 10% ही है, तो वो मैं पेमेंट जो डे टू डे एक्सपेंस जो पेमेंट करने में कैपेबल ही नहीं हूँ, ऐसा हम बोल सकते हैं, इवन दो देयर इज अ इनफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो सिचुएशन क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी होना एक अलग बात है और लिक्विडिटी होना एक अलग बात है। कि हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो सकता है उसकी लिक्विडिटी ना भी हो, मतलब उसके पास ऑन हैंड कैश अवेलेबल ना भी हो। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों केस में 22,000 ही प्रॉफिट है, पर एक में लिक्विडिटी उतनी ही है, देयर इज 22,000, और एक में लिक्विडिटी है ही नहीं, मतलब माइनस में कैश चल रहा है। ठीक, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है चलो वो तो देख के हम बता पाएंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है अच्छी नहीं, पर कैश लिक्विडिटी कैसी है। ओके, और वो लिक्विडिटी को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है
अदरवाइज आप डे टू डे पेमेंट है वो नहीं कर पाओगे। तो लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए वो सारी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए कि कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ पे कैश जा रहा है, सारी डिटेल। और वही सारी डिटेल हमें कौन प्रोवाइड करेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसीलिए हम पूरा इस पर्टिकुलर यूनिट में क्या पढ़ेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे कि कैश कहाँ से ड्यूरिंग ईयर आ रहा है, ड्यूरिंग ईयर कहाँ कहाँ पे हमें कैश जा रहा है, वो सारी बातें, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। Various obligations that could arise in the near future, like payment of debt, various operating expense, etc., or to know the liquidity position of the company. प्रॉफिटेबिलिटी तो आपको पता चल जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे, ठीक, पर लिक्विडिटी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ही पता चले कि कंपनी के पास अभी कैश कितना अवेलेबल है, और वो कैश जो अवेलेबल है वो इतना ही बैलेंस क्यों अवेलेबल है, कि कहाँ से कैश आया, कहाँ पे कैश गया। तो लिक्विडिटी पोजीशन जानना ज़रूरी है। और वो लिक्विडिटी होगी तभी वो क्या कर पाएंगे कि डेब्ट का पेमेंट कर पाएंगे, डे टू डे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो पे कर पाएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कि जो डे टू डे एक्सपेंस है वो आप पे तभी कर पाओगे जब कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी होगी। और लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी रखने के लिए कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ पे जा रहा है, वो पता होना चाहिए, जो कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ही पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, उसके बाद प्रोवाइड द डिटेल एरियाज 3 नंबर वेयर द कंपनी मनी स्पेंड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे 3 बेसिकली एक्टिविटीज थ्रू हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से कितना कैश आया, कितना कैश गया, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना हुआ, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आउटफ्लो कितना हुआ। तो एरिया वाइज आपको एक्टिविटीज वाइज वो पूरा इन्फॉर्मेशन देता है कि कंपनी अपनी जो अपने पास जो कैश है कहाँ पर स्पेंड कर रही है, और वो कैश के कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 3, दैट इज it helps companies in analyzing the extent to which the cash planning of the company became successful, as the actual result using can be compared with the projected statement of cash flow statement or the cash budget। तो नॉर्मली लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए ऑलवेज कंपनी क्या करती है? कैश बजट प्रिपेयर करती है, या फिर और एक लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि फिर नेक्स्ट ईयर में हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से हो सकता है, ऑन द बेस ऑफ पास्ट ईयर के जितने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके बेस पे फ्यूचर में जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन अभी हुए नहीं, पर प्रोजेक्टेड ओके एजम्पशन के बेस पे आप प्रिपेयर करते हो पास्ट ईयर की कुछ एवरेज लेके। और फिर जब वो पूरा एक साल कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट ईयर, तब आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारा एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरह का रहा, और ईयर की शुरुआत होने से पहले हमने यही ईयर के लिए एक प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया था, वो ये वाला। तो दोनों एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों का कंपैरिजन करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमने जो कैश प्लानिंग किया था, मतलब जो कंपनी ने कैश प्लानिंग किया था वो कितना सक्सेसफुल रहा। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 3। रिमेनिंग देखो 3 पॉइंट कौन से, दैट इज इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन मेकिंग द लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ द कैश फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट और मेकिंग पेमेंट ऑफ दैट। तो कंपनी को ज़्यादा पोर्शन में कैश चाहिए होगा जब रीपेमेंट करना पड़ेगा डेट। सेमेस्टर 2 में हमने पढ़ा था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो जब भी कंपनी डिबेंचर को रिडीम करना चाहती है तो उतनी अमाउंट क्या कंपनी के पास क्या होना चाहिए? कैश फॉर्म में पैसे भी तो होने चाहिए। तो वो कैश कहाँ से आएगा? ठीक, तो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो आप अपना कैश मैनेज कर पाओगे, अपनी लिक्विडिटी मैनेज कर पाओगे, जिसके बेस पे अगर 2 साल के बाद डिबेंचर रिडीम करने का प्लानिंग है तो वो कैश कहाँ से आएगा, वो अभी से आप प्लानिंग कर पाओगे। दैट इज द मेकिंग पेमेंट ऑफ डेट। उसी तरह से फिक्स असेट, तो कंपनी ने एक बार तो चलो फिक्स असेट परचेज कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी और सब कुछ जो करोड़ ऑफ रुपीज़ में होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एक बार परचेज करने के बाद वो जब तक बिजनेस चलेगा तब तक वही यूज़ करोगे। ओके, उसको रिप्लेस तो करने पड़ते हैं, मतलब पुराना जो फिक्स असेट है वो सेल करके नया परचेज करना पड़ेगा। अब जब फिक्स असेट आप रिप्लेस करते हो तब भी नया असेट परचेज करने के लिए भी आपके पास कैश होना चाहिए,
और वो कैश बहुत ही लार्जर क्वांटिटी में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, लाइक 1 करोड़ 2 करोड़, तो वो कैश कहाँ से आएगा? ठीक, तो वो कैश उस वक्त हमारे पास अवेलेबल हो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अभी से कैश प्लानिंग करना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये दोनों बातें जो जहाँ पे ज़्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी, लाइक रीपेमेंट ऑफ डेब्ट एंड परचेज ऑफ फिक्स असेट, जहाँ पे ज़्यादा कैश की जरूरत पड़ती है वो भी हम अगर 2 साल के बाद जरूरत पड़ने वाली तो आज से हम अपनी लिक्विडिटी पोजीशन कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करके हम मैनेज कर सकते हैं ताकि उस वक्त हमारे पास इतनी बड़ी अमाउंट में कैश अवेलेबल हो। तो ये भी इसका इम्पोर्टेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश बैलेंस। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश बैलेंस का मतलब क्या होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा भी कैश नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से कम भी कैश नहीं होना चाहिए। कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास कैश है तो उसका मतलब क्या होगा कि आप जो एक आइडियल रिसोर्सेज है कैश का वो कहीं पे यूज़ ही नहीं कर रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजर में एज यूजल वो पड़ा हुआ है। ओके, अगर कहीं बैंक में रखते या किसी और कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता और डिविडेंड मिलता। तो ज़रूरत से ज़्यादा भी कैश नहीं होनी चाहिए और ज़रूरत से कम भी नहीं, कि अगर ज़रूरत जितनी है उससे कम कैश होगा तो क्या होगा कि आप टाइम टू टाइम जो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो पेमेंट है वो नहीं कर पाओगे, लाइक एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं कर पाओगे, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए आपको कैश में पेमेंट करना पड़ता है उन एक्सपेंस के लिए। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करोगे तो क्या आप मैनेज कर सकते हो लिक्विडिटी पोजीशन मैनेज करके, ज़रूरत से ज़्यादा कैश भी नहीं होगा आपके पास और ज़रूरत से कम भी कैश आपके पास नहीं होगा, दैट इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश बैलेंस। एंड लास्ट पॉइंट है दैट इज टू जज वेदर कंपनी हैज़ प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली और नॉट। तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो स्टूडेंट आप, तब वो किसके बेस पे प्रिपेयर होता है? आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर करते, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद प्रिपेयर होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इवन फॉर्म फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। ये तीनों क्या है? टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की, ये टेक्निक है। ये तीनों यूनिट आपके कौन कौन से? फॉर्म फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, जो आप कैलकुलेट करते हो या प्रिपेयर कब करते हो? आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन यूज करके या प्रिपेयर करते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिस्टेक है यहाँ पे या कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त आपको पता चला कि ये वाली इन्फॉर्मेशन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने गलत लिखी है। ओके, तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त आपको ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गलत है या सही है, वो भी आप यहाँ इसके बेस पर जज कर पाओगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट इम्पोर्टेंस। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पर देखो ये इम्पोर्टेंस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, देखो दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कोई आपको पूछे कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके आंसर देखो यहाँ पे कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, कि हो सकता है हायर प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने के बाद भी कंपनी की लिक्विडिटी इतनी ना हो बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और लिक्विडिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है इवन दो देयर इज़ अ हायर प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों? बिकॉज लिक्विडिटी में आपके पास कैश होगा तभी तो आप डे टू डे पेमेंट कर पाओगे। ओके, आप एम्प्लॉय को ऐसा बोलोगे कि देखो हमारी कंपनी तो बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रही है पर अभी हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं, वो प्रॉफिट हमारे पास कैश में अवेलेबल नहीं है, तो 4 मंथ का सैलरी हम बाद में आपको पे कर देंगे तो चलेगा? तो कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने नहीं आएगा। ठीक, तो विद द हायर प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी भी आपके पास होनी चाहिए तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सकता है। तो लिक्विडिटी को मैनेज कैसे किया जा सकता है? तो कैश फ्लो, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, मतलब कहाँ कहाँ से कैश आ रहा है कंपनी में और कहाँ कहाँ पे कैश जा रहा, वो सारी डिटेल आपके पास होगी तभी आप लिक्विडिटी को मैनेज कर पाओगे। और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन प्रिपेयर करके देता है? दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो दैट इज द बेसिक रीजन फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद देखो इम्पोर्टेंस भी मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में जो कैश की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली वो अभी से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक, और वो कैश कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे आ रहा है उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इवन प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करके
फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर में आपका कैश का बैलेंस अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा वो भी अभी से आप जान सकते हो। फिर ईयर कंप्लीट होने के बाद वो प्रोजेक्टेड एंड एक्चुअल दोनों की कंपैरिजन करके आप ये भी जज कर सकते हो कि हमारा जो कैश प्लानिंग वो कितना सक्सेसफुल रहा। फिर जो बड़े बड़े पेमेंट आपको करने हैं, लोन रीपे करना है, डिबेंचर रीडीम करने हैं या नए फिक्स एसेट परचेस करने हैं, तो ज़्यादा अमाउंट का कैश की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी अभी से आप मैनेज करना स्टार्ट कर सकते हो बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश बैलेंस आप ऑप्टिमम लेवल मैनेज कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सही या गलत वो भी आप इसके बेस पे जज कर सकते हो। तो ये 5-6 पॉइंट थे स्टूडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर हम क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका रीज़न तो हमें पता चल गया। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो उसको मैंने टोटल 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। वेट, देखो मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट तीनों के अगर हमें मीनिंग पता चल जाए तो इजीली हम लिख सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैश, फिर फ्लो का मतलब क्या होता है और फिर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। फिर तीनों का मीनिंग हम कंबाइन करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर ओवरऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो देखो कैश का मतलब, तो यहाँ पे कैश का मीनिंग क्या है थोड़ा हमें वाइडर टर्म में लेना पड़ेगा कि नॉर्मली में अगर डे टू डे लाइफ में मैं वर्ड यूज करूँ कैश, तो आपको इससे क्या याद आएगा कि जो मेरे पास करेंसी फॉर्म में अवेलेबल है, कॉइन फॉर्म में अवेलेबल है, वही कैश। पर कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू कैश क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मीनिंग क्या होता है, तो ये तो है ही। देखो कैश इन हैंड मतलब अभी हमारे पास फिजिकल फॉर्म में, करेंसी फॉर्म में कितनी कैश अवेलेबल है कंपनी में वो। पर बैंक में जो पैसे पड़े होते हैं वो भी तो कैश फॉर्म में ही होते हैं, मतलब वो भी पैसे तो हम जहाँ चाहे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या इजीली हम बैंक में से विड्रॉ करके उसको कैश ऑन हैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैश एट बैंक भी आपका कैश ही माना जाएगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जो विथ इन अ शॉर्ट टाइम में आप सेल करके उसको भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तीन है मीनिंग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मीनिंग क्या होगा, आपके पास ऑन हैंड जो कैश अवेलेबल है वो प्लस बैंक बैलेंस, मतलब किसी कंपनी का बैंक में, अलग अलग बैंक में क्या होता है अकाउंट होगा, तो वहाँ पे बैंक बैलेंस कितना है उसको भी कैश माना जाएगा। एंड थर्ड इज अ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब कंपनी ने किसी ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा है कि अगर कंपनी चाहे कि मुझे विद इन 1 आवर्स में मुझे वो सेल करके कैश में कन्वर्ट करना है, तो ऐसी सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये तीनों का मीनिंग क्या होगा, कैश कैश होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों का कैश में ये तीनों इन्वॉल्व कर सकते हो आप। उसके बाद फ्लो है। तो फ्लो नॉर्मली क्या होता है, चेंज, जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज फ्लो हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आइदर कैश इंक्रीज होगा या कैश डिक्रीज होगा। जैसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एवरी डे किसी भी कंपनी में परफॉर्म होते हैं, तो उससे क्या होता है कंपनी का कैश बैलेंस इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। कि फॉर एम परचेज ऑफ फिक्स असेट इन कैश, कंपनी ने आज के दिन फिक्स असेट 1 लाख रुपीज़ का कैश में परचेज किया, तो नॉर्मल हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, ठीक है, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो दैट इज फ्लो हुआ, कैश फ्लो हुआ। तो आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, फिक्स असेट सेल किया तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। का जो अमाउंट है वो आइदर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। स्टेबल कभी भी नहीं रह सकता किसी भी कंपनी में कैश का जो यहाँ पे अमाउंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो। फ्लो का मतलब चेंज, और उसका चेंज होना मतलब आइदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एंड स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट भी आपको रेडीमेड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और इसी स्टेटमेंट थ्रू ड्यूरिंग द ईयर कैश में जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो आप रिकॉर्ड करोगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ नथिंग बट द स्टेटमेंट शोइंग changes or increase or decrease in cash in hand, cash at bank and marketable securities। ये तीनों में जो भी चेंज हो रहा है अलग अलग ट्रांजेक्शन से, वो पूरा आप क्या करते हो, स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हो, उसी को हम बोल रहे हैं दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट।